हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि MGKVP यूनिवर्सिटी को माइनर का पेपर मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। 13 तारीख को आपका एग्जाम है। ये आपको वीडियो सुबह 6 बजे मिली जाएगी। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से एग्जाम करके आना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना एग्जाम करके आना है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है सबको एक बार रिवाइज कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाए हुए तो उनको अच्छे से देख के जाना। आज ये अब आपको पता ही है, ये हमारी प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, कोशिश किया है जितने ज़्यादा ले सकूँ मैं उतने ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। MNC स्टैंड्स फॉर, MNC आप कई बार सुनते हो MNC के बारे में। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। ठीक है, MNCs, ये मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। ये सभी के सभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कहीं ना कहीं पेपर वगैरह से ही सारा जो डाटा है किसी ना किसी पेपर से रिलेटेड ही है, और मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा चीज़ें आती है। IMF बार बार पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंडियन में। तो ये इंडियन मॉनेटरी फंड ना होकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, याद रखना, बच्चे इंडियन लगा के आ जाएंगे और इसलिए ये आता भी है। ठीक है, FDI स्टैंड्स फॉर, FDI हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपकी बहुत सारी मैंने वो ले ली थी स्टार्टिंग में ही, क्या कहते हैं, फुल फॉर्म्स वगैरह, और बहुत सारी फुल फॉर्म है जो कि नेशनल इनकम से जुड़ी हुई है। किससे? नेशनल इनकम से। तो वो सभी के सभी अच्छे से पढ़ के जाना। जो नेशनल इनकम वाली है वो आपको एक फॉर्मूले क्या मिलेगा, एक वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे जो कि फॉर्मूला करके है, फॉर्मूलाज करके। तो उस वीडियो में देख लेना। उस वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह, मैंने जितने भी फॉर्मूले आते हैं ना वो सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो वो सारे फॉर्मूले देख लेना, वहाँ पर एवरेज पॉपुलेशन और ये सारा कुछ मिलेगा आपको। तो 2-3 वीडियो होगी वो फॉर्मूले वाली, तो वो देख लेना। बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी अगर प्ले लिस्ट बनी हुई है तो, या फिर ऐसे ही रखी होगी, आप सर्च करके भी देख लेना, उसमें ही होगी। आगे चलते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन बाय द मैनेजर बिजनेस इज ट्रू मोर कंट्रीज कॉल्ड। देखो ये घुमा कर पूछा है क्वेश्चन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का, तो वही है MNCs। ठीक है, इसे MNCs कहते हैं। आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक मीन, जब मैंने आपको पॉपुलेशन पढ़ाया था, सेंसस पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था डेमोग्राफी का मतलब होता है कि आपकी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। ये पूरा अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो पूरा एक बुक होती है डेमोग्राफी की, आपको 3rd ईयर या 4th ईयर में मिलेगी अगर आप MA कर रहे हो, PG कर रहे हो तो PG में आपको डेमोग्राफी की बुक मिलेगी। उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल दीज डाई इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाई, तो इसे बोलते हैं मॉनेटरी रेट। क्या बोलते हैं इसको? मॉनेटरी रेट। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था। ठीक है, इसको मॉनेटरी रेट बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, मैंने आपको जब पॉपुलेशन पढ़ाई है, सेंसस पढ़ाई है, तो उसमें ही कराया है। क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स? डेंसिटी किसकी चीज़ है? डेंसिटी। तो इसका मतलब होता है पॉपुलेशन साइज इन ए स्पेसिफिक एरिया, मतलब कि पॉपुलेशन का साइज किसी स्पेसिफिक एरिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट आता है कमेंट में बताना, और अगर हम सिटी की बात करें तो कौन सी सिटी आती है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ 1 मार्च। देखो जब सेंसस पढ़ाई थी तो आपको पता होगा 1 मार्च 2011 को जो पॉपुलेशन हुई, उसके बाद हम कितने हो गए थे? 121 करोड़ हो गए थे सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्स रेशियो इन इंडिया पर द सेंसस, वही मैंने आपको बताया था, सेंसस 2011 के बारे में ही पूछेगा। और ये पूछ रहा है किसका? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कितना था अगर आपको याद हो तो हमारा सेक्स रेशियो कितना था? 940 था पर 100 मेल्स पर। ठीक है, याद रखना कि कितना? 940 था 100 मेल्स, वो 1000 मेल्स पर, सॉरी। ठीक है, 1000 मेल्स पर। अगले क्वेश्चन। हेलो, आवाज़ अटकी थी क्या? चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट रिकॉर्डेड हायर वैल्यू ऑफ द ओवरऑल सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में सबसे ऊपर कौन था? मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं, तो कौन था? केरला था। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? देखो लिटरेसी रेट का मतलब होता है जो
क्रूड लिटरेसी रेट होता है, उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ द लिटरेट पर्सन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कितने पर्सन टोटल पॉपुलेशन में लिटरेट है, ये एक वर्ड यूज किया जाता है, आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। एज पर द सेंसस 2011 सेंसस लिटरेसी रेट, आपको याद होगा लिटरेसी रेट कितना था, अगर आपको याद है तो लिटरेसी रेट मैंने बताया था 74.04%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, जिसने भी सेंसस की वीडियो देखी है तो वो सारी चीज़ें आराम से बता देगा। और ये ऐसे ही आते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में और अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में, जहाँ पर भी ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड माइनर पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही बनाए हैं कि जिससे कि आपको दिख जाएगी पेपर ऐसे ही आते हैं। पेपर बनाने वाला कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लाता, वो यही देखता है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और वहीं से फिर वो क्वेश्चन को पिक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एनपीपी, एनपीपी कई बार पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन की पॉलिसी होती है। विच सेक्टर इज कंसिडर एज द वर्क फोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा है, ये आपको याद हो, मैंने तीनों सेक्टर अच्छे से समझाए थे, बहुत टाइम लगाया था। ठीक है, जब मैंने एमसीक्यू कराए थे एक्सप्लेन वाली, ठीक है, एमसीक्यू के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये आपको याद ही होगा। अमंग द इंडियन स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, देखो स्टेट के बारे में अभी मैंने पूछा था ना कि उसमें कमेंट में बताना, तो देखो स्टेट का क्वेश्चन तो आ गया, मुझे याद नहीं रहा स्टेट का मैंने दे रखा था। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है स्टेट में, स्टेट में किसकी है आपकी केरला की, किसकी केरला की, तो ये आपकी क्या होगी हाईएस्ट डेंसिटी हो गई। माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, केरला नहीं आपका बिहार होगा। ठीक है, केरला बहुत जगह पे नंबर 1 पे आता है तो मुंह से सीधा वही निकल गया। तो डेंसिटी का पूछा था हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है, तो हाईएस्ट डेंसिटी में बिहार सबसे ऊपर होगा 1106, अगर आपको याद हो तो 1106 के आसपास ही होगा मेरे ख्याल से, 1106 ही होगा पूरा। ठीक है, तो बिहार नंबर 1 पे आएगा। तो अब आप सिटी बताना कि ऐसी कौन सी सिटी है जो डेंसिटी पे नंबर 1 पे आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द सेक्स रेशियो ऑफ केरला, देखो केरला आपको बहुत जगह पे ना नंबर 1 पे दिखता है, इसलिए याद रहता है केरला कोई। सेक्स रेशियो ऑफ केरला 2011 के हिसाब से जो हमारी सबसे ज़्यादा थी सेक्स रेशियो, और वो क्या थी 1084। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल कुछ रहा होता हूँ लिख कुछ और देता हूँ, क्योंकि अभी कल ही एक मैसेज आया था मेरे पास बच्चे का, तो कहता कि सर आपने ये चीज़ ना वहाँ पर बोली कुछ थी और लिखवाई कुछ थी, और वो यही वाली थी, मुझे देखते ही याद आ गई। ठीक है, द चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के अकॉर्डिंग, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था ना, पिछली बार जब मैंने एक वो कराया था क्वेश्चन पेपर, तो उसमें यहाँ पर ये गलत लिखी हुई थी, तो ये 913 है। वहाँ पर मैं बच्चे ने कहा कि सर 913 है, लिख तो आप 913 ही रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन गलत था, तो मैंने लिखा था यहाँ पे 913। तो बच्चे ये कहते कि सर आपने बोला तो गलत है पर लेकिन लिखा सही था, तो ये 913 है। तो आपको पता होना चाहिए का सेक्स रेशियो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 913 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेट बाय, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो किसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, वो है NSSO। ठीक है, ISO नहीं है, याद रखना, ISO पहले थी इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अब वो NSSO हो गया, नेशनल सर्वे ऑफ स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, तो याद रखना NSSO। आगे चलते हैं। आपका डिस्क्रीट एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडिया, देखो ये भी एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था, शायद कमेंट किया था कि सर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना वो आपने गलत बताया था, तो मैंने उसको देखा और फिर मुझे पता चला सच में कई बार हो जाता है जल्दबाजी में मैं ऐसी कुछ ना कुछ गलती कर देता हूँ, या हो ही जाती है इंसान से छोटी मोटी गलती। तो वो सही था कि बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, पर लेकिन बच्चा कह रहा था सिर्फ एक ऑप्शन पर, लेकिन मैंने उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पर कि क्या ऑप्शन है। तो ये जो होता है ये मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट में भी, अनएम्प्लॉयमेंट और आपका जो एग्रीकल्चर बताया था उन दोनों में बताया था, ये ऐसी बेरोजगारी होती है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो हमको दिखती नहीं है, क्या नहीं है, दिखती नहीं है। ठीक है, और ये छोटे छोटे एरियाज़ में होती है, कैसे छोटे छोटे एरियाज़ में होती है, तो ये हमको दिख नहीं पाती। ये इसमें किस में मिलती है, एग्रीकल्चर में मिलती है। किस में मिलती है, एग्रीकल्चर में। इसको आदर्श बेरोजगारी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं।
कहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए। इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू एच डी आई पढ़ाया था, आप सभी को पता ही होगा। इंडिया की कितनी रैंक थी, 134 थी। कितने के मतलब टोटल एच डी आई में कितने देश होते हैं, मतलब कि आउट ऑफ कितना है, तो ये आउट ऑफ मुझे आप कमेंट में बताओगे कितना आउट ऑफ है, ठीक है, कितने में से कितने हैं हम। और एच डी आई किसने डेवलप किया था, पाकिस्तानी एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम उल हक करके है कुछ, महबूब उल हक शायद, यही है हाँ। तो आप याद रखना, इस चीज़ का भी पूछा जा सकता है। ये मुझे बताना कमेंट में कि कितने में से है ये। लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या आता है, न्यू आइडिया बिल्कुल आते हैं, फर्टिलाइजेशन भी आएगा, न्यू सीड भी आएगा। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि सारे के सारे सही हैं, इसमें सभी सही हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन वीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। देखो मैंने बताया था, ये आपका 5 ईयर प्लान में भी बताया हुआ है और पॉपुलेशन में भी बताया हुआ है। जो वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो हमारा पंजाब करता है, और ये पंजाब को वहाँ पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पीडीएस याद रखना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। क्या होता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और मैं बताया नेशनल इनकम वाली सारी वो फुल फॉर्म, और एक दिन आपको इसमें ही इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी फुल फॉर्म कराई थी, वो सारी अच्छे से कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। रीजनल रूरल बैंक RRB कब डेवलप हुआ था, आप सभी को याद होगा, 1975 में, 1975 में हुआ था। ठीक है आगे चलते हैं। When the first industrial policy was introduced, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब हुई थी, आप सभी को याद होगा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 में हुई थी। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, पहले भी कराई थी ये। MRTP एक्ट इन द रिलेटेड टू, देखो आपको अभी कुछ दिन पहले भी बताया था यही वाला एक्ट के बारे में। ये मेरे ख्याल से सुबह वाली वीडियो में ही था, मुझे याद आ रहा है सुबह वाली वीडियो में। एक तो ना सुबह से शाम तक इतने सारे बैच पढ़ाने के बाद ना पता नहीं चलता कहाँ बता दिया क्या बता दिया। ठीक है, MRTP जो एक्ट था वो हमारा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन वाला एक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देते हैं इधर उधर, अब किसी बैच में कर दिया किसी बैच में कर दिया, फिर याद नहीं रहता कहाँ क्या एक्सप्लेन किया था। स्टील प्लांट्स, अब जो स्टील प्लांट्स है, स्टील प्लांट्स जो थे वो किस प्लान के ड्यूरिंग में हुए थे, आपको याद होगा कि कौन सा प्लान होता है, सेकंड प्लान होता है। सेकंड प्लान इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आप सभी को पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, M स्वामीनाथन। पूरा नाम नहीं लिखा, पढ़ लेंगे, पूरा नाम क्या है, M स्वामीनाथन। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया, 2 सेकंड रुकिए, चार्जर लगा लूँ मैं। क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कौन सा टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली इंडिया में मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, ये वाली डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि आपकी अदृश्य बेरोजगारी, यही हमें हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है यहाँ पर। आपको याद है मैंने एग्रीकल्चर में बताया, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए वही बेरोजगारी मिलेगी जो आपकी एग्रीकल्चर में आएगी। पॉवर्टी गैप, अब देखो पॉवर्टी गैप होता क्या है, पॉवर्टी गैप डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, तो किसके बीच में होता है, पॉवर्टी लाइन, जो आपकी पॉवर्टी लाइन है और आपकी एक्चुअल इनकम के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पॉवर्टी गैप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना, जो ये वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में तो देखो आपका लक चलेगा या आपने पढ़े हो तो चलेगा। क्या है, द मिड डे मील, इस तरह की बहुत सारी स्कीम है, क्योंकि देखो इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो आप, तो आपसे कोई भी स्कीम पूछी जा सकती है, जैसे मनरेगा, नरेगा। देखो पहले नाम था मनरेगा, फिर पहले नरेगा फिर मनरेगा हो गया था, तो आप याद रखना मनरेगा, नरेगा, मिड डे मील। और ऐसी जो आजकल के उसमें देख लेना आजकल कौन सी स्कीम चल रही है जो चर्चा में है, ऐसी स्कीम ज़्यादा पूछता है टीचर, क्योंकि टीचर के मन में वही आता है जो आसपास में चर्चा में हो, तो वही स्कीम पूछ लेता है। ठीक है, आपकी जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई स्कीम्स है ना, वो हो सकता है आ जाए, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए अब आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं। ठीक है, कि ये चलता है ना, हमारे शहर में भी यहाँ पर कई जगह पर खुले हुए हैं वो स्वनिधि योजनाएं, तो वो भी कि कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, वो सारी चीज़ें ना स्कीम आपसे आप पढ़ के जान। देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कौन सी आ जाए, तो हम मिड डे मील की बात कर लेते हैं। मिड डे मील कब चला था, अगस्त
15 अगस्त 1995 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक और मैंने ले लिया, ये मैंने 2 ले लिए थे। एक है आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये मैंने यही वाले ले लिया। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो चला था वो 1975 में चला था। ठीक है, लॉन्च हुआ था। महालनोबिस मॉडल आपको सभी को याद होगा, और ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करा दिया है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। महालनोबिस मॉडल किस पे बेस है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे बेस है, और ये मुझे लगता है आ भी जाएगा, क्योंकि सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, सभी टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन मिलता है जब 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे हों क्वेश्चन, आपने मुझसे पहले आंसर किए हों। ठीक है, आपको ये वीडियो सुबह मिल जाएगी, सुबह मतलब कि 6 बजे मिल जाएगी, वैसे तो होने वाली है, तो आपको आराम से ये वीडियो मिल जाएगी। आप इसे आराम से देखना, अच्छे से पढ़ना। अगर बच्चों का कुछ भी फिर भी अगर डाउट रहते हैं ना, कुछ मुझे बता देना। अगर टाइम होगा, मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा होगा, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ और अच्छा बेहतर दे दूँ। वैसे तो मुझे लगता है इतना इनफ है। ठीक है, और मुझे शायद बीच में टाइम मिल भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अगर हाँ कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, कोई बात नहीं। अगर फ्री हो पाऊँ मैं तो कर दूंगा रिप्लाई। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी को दोबारा से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम अपना करके आना और अच्छे नंबर लाना, यही कह सकता हूँ। देखो कोशिश तो करना ही, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे अभी पहली बार ही जागे होंगे कि अभी देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, फिर देख कर आएंगे एग्ज़ाम। ऐसे ही होता है। देखो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे पढ़ते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए।